सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसे आप सबको पता होगा, आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और ऐसी स्थिति में आप लोग को चाहिए कि अधिक से अधिक उन प्रश्नों का अध्ययन करें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन्हीं स्थिति को मैं आप लोगों को देखते हुए आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का जो मॉडल सेट लेके आया हूँ। तो आप मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को अगर पूरी तरह से देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे स्कोर ला सकते हैं। मैंने जितने भी मॉडल सेट महत्वपूर्ण होगा मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूँगा, तो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला मॉडल पेपर आप लोग को किस चीज़ का चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे बस कुछ ही दिनों में। बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए, मैं सभी को जो मॉडल सेट होगा इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को दे दूंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। बस आप लोग को वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों से शेयर कर देना ताकि उसको फ़ायदा हो जाएगा एग्जाम से पहले। क्वेश्चन क्या करा, पहला क्वेश्चन है कि किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने है, कालीबंगा है, रंगपुर है, उसके बाद सुतकांगजेडोर है और मोहनजोदड़ो है। सो इन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि सिंधु निवासी क्या कह रहा है, सिंधु वासी के प्रमुख देवता कौन थे। सिंधु वासियों के जो प्रमुख नेता कौन थे? इंद्र है, विष्णु है, उसके पशुपति महादेव है या फिर गणेश है। सो इन 4 में से राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी पशुपति महादेव। क्या जाएगा? पशुपति महादेव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी, कौन सी थी? देख पा रहे होंगे, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो चंद्रहुदड़ो है, हड़प्पा लोथल या फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर लोथल कालीबंगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 3 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देख पा रहे होंगे, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी या फिर माधव वत्स या फिर रंगनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राखालदास बनर्जी, यानी इसको RD बनर्जी भी कह सकते हैं। बाकी दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज की कब की थी? तो 1921 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए। किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है या फिर लोथल। सो इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन की जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? अशोक, उसके बाद है कुणाल, उसके बाद है संप्रति, उसके बाद है बृहदर्थ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी बृहदर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है कि अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा जो था उसको धर्म प्रचार के लिए कौन से देश में भेजा था? 4 ऑप्शन देख पाएंगे, मिस्र है, जापान है, वर्मा है और सिंहल द्वीप है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिंहल द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा है, आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? मालवा, कश्मीर, उसके बाद है तक्षशिला या फिर पटना। सो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी पटना। आर्यभट्ट जो है कहाँ का निवासी था? तो 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पटना का निवासी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करा है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्णकाल का स्वर्णकाल कहलाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्णकाल का कहलाता है? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या फिर अंग्रेजों का काल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी गुप्त काल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां करा है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे, नेपोलियन है, हिटलर है, बिस्मार्क है या फिर मोसोलिनी है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी नेपोलियन। क्या हो जाएगा? नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां करा है, अर्जुन किसके शिष्य थे। अर्जुन देव है वो किसके शिष्य थे? भीष्म या फिर विदुर या फिर द्रोणाचार्य या फिर भीम। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रोणाचार्य। किसके शिष्य थे? तो द्रोणाचार्य की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है, देख पा रहे कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में, देख पा रहे 6, 4, 8 या फिर 9।
सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 13वां करा देख पा रहे हैं, कर्ण की माँ कौन थी? कर्ण की माँ कौन थी? कुंती, गांधारी या फिर माद्री या फिर सत्यवती। सो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुंती। कौन थी? कुंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करा देख पा रहे होंगे, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि है, मनु है, वेदव्यास है या फिर याज्ञवल्क्य है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी वाल्मीकि। रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का देख पा रहे होंगे, आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का जो सबसे प्रमुख पशु कौन था? गाय, बैल, सांड या फिर घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी गाय। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो गाय। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का 15 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 करा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? यानी गौतम बुद्ध जो अपना घर त्यागे थे, इसको बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? सो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए इन चारों में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी महाभिनिष्कर्मण। क्या हो जाएगा? महाभिनिष्कर्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 कह रहा है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? मोक्ष की प्रति, प्रथम उपदेश, आचार संहिता, संघ का संगठन। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम उपदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कि द्रौपदी जो है किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन, भीम, नकुल या फिर इनमें से सभी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का देख पा रहे होंगे, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख पा रहे होंगे 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, अशोक है, उसके बाद कालाशोक है, उसके बाद अजातशत्रु है या फिर कनिष्क है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कनिष्क है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का देख पा रहे होंगे, आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? आईने अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? 10 है, 12, 13 या फिर 14। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का है, भारत में तंबाकू का पौधा लगाया गया था, यानी किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा, हुनों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा या फिर अरबों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों द्वारा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? यानी कौन से धर्म से संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म है, बौद्ध है, हिंदू है या फिर शैव है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का है, अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बैरम खां, अब्दुल रहीम, उसके बाद मुनीम खां, फैजी। 23 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी बैरम खां। अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है, देख पा रहे हैं, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी थे? यानी 4 जो यहाँ पे मुगल बादशाह का नाम दिए हुए हैं, कौन जो है खुद महाकवि भी थे और मुगल बादशाह भी थे? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बाबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। कह रहा है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवराय, कृष्णदेव राय या फिर अच्युत राय या फिर सदाशिव राय। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कृष्णदेव राय। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का देख पा रहे विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय जो कौन से क्षेत्र को लेकर हमेशा संघर्ष होता? देख पा रहे हो ऑप्शन दिया हुआ है, मदुरै, उसके बाद है वारंगल और उसके बाद है मालाबार और उसके बाद है रायचूर दोआब। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी रायचूर दोआब। 26 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 27 से अगर देख पा होंगे कि दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या फिर औरंगजेब से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का है कि सिलसिला क्या है? सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है
या फिर मुसाफिर खाना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सूफी व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध जो है कौन से सूफी सिलसिले से था? चिश्ती है, उसके बाद सुहारावर्दी है और उसके बाद कादरी है, और ऑप्शन डी में है मकसदबंद। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मकसदबंद नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नक्शबंद होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मकसदबंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली, अजमेर, पंजाब या फिर बंगाल? सो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी दिल्ली में। कहाँ पे है? तो दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के कार्य देख पाएंगे, अल बैरूनी जो है भारत की शताब्दी में आया था? 11वीं, 10वीं, 14वीं या फिर 17वीं? तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? 11वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, 11वीं शताब्दी में। क्या कह रहा है? 32वां देख पा होंगे कि मेगास्थनीज जो है कौन था? मेगास्थनीज कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था या फिर गुलाम था? तो 32 में 4 ऑप्शन दिए आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी राजदूत। मेगास्थनीज कौन था? तो राजदूत, जो कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी होगा, जो कि यूनान का था। कहाँ का था ये? यूनान का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या देख पाएंगे, पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद है जय सिंह, उसके बाद है गैसूद राज, उसके बाद है चंदबरदाई। तो 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी चंदबरदाई। क्या हो जाएगा? चंदबरदाई। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? इब्न बतूता जो है किसके शासक काल में भारत आया था? काफ़ी ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके शासक काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, उसके बाद है रजिया सुल्तान या फिर सिकंदर लोदी? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है देख पाएंगे, बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किससे यानी किसको दिया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस है, उसके बाद वेलेंसली है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कर्जन है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 का है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बम्बई, पंजाब, बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पता होगा आप सभी को कहाँ लागू किया था ये। तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया था। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। 36 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है देख पा रहे संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था देख पा रहे सिंध एवं कन्हू, उसके बाद है गोमधर, उसके बाद क्या कहते हैं चितर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, सिद्ध एवं कन्हू। संथाल विद्रोह का नेता कब था? कौन था? तो सिद्ध एवं कन्हू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो हुआ था कब हुआ था? तो 1855 में हुआ था। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855। ये भी याद रखिए आप लोग। और इसके नेता कौन थे? तो सिद्ध और कन्हू। तो ये 2 चीज़ एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मार्टिन बर्ड या फिर बुकानन या फिर मुनरो एवं रीड, उसके बाद है सभी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनरो एवं रीड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 का है 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा गया? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर टी.आर. होम्स? 39 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी कार्ल मार्क्स। 1857 के गदर को किस क्रांति का कहा था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। कार्ल मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किया था? कौन का किया था? देख पा रहे हैं 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो इन 4 में से राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा, यानी बेगम हजरत महल। कौन किया था? तो बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 41 का है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डलहौजी है, लॉर्ड कर्जन से है, डलहौजी है, लिटन है, उसके बाद मिंटो है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिंटो से। व्यापकता का सिद्धांत किससे है? तो मिंटो से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो बिहार में जो 1857 के विद्रोह का नेता था वो था कुंवर सिंह, बट यहाँ पे वीर कुंवर सिंह नहीं है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर देख पाओगे, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है? विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये टर्मिनस किस शैली का इमारत है? नव शास्त्रीय शैली है, उसके बाद है नव गथिक शैली, इंडो रासायनिक शैली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, कहीं कहीं आपको इंडो राय शैली भी दिखने को मिलता है और कहीं पे नवगथिक शैली भी मिलता है, बट ऐसे किताब के हिसाब से नवगथिक शैली दिया हुआ है, बट आप नेट में खोजेंगे तो आपको इंडो रासायनिक शैली मिलेगा। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर लगा तो आप लोग कन्फर्म करके बता सकते हैं, बट यहाँ पे किताब के हिसाब से नवगथिक शैली है, लेकिन आपको नेट में सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको इस हिसाब से सी मिल जाएगा। तो जब तक के लिए आप यहाँ पे सी कन्फर्म कर सकते हैं, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? कलकत्ता जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या फिर हुगली? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो 44 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हुगली। कलकत्ता कहाँ पे है? तो हुगली नदी के किनारे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 45 का अगर देख पाओगे, गेटवे ऑफ इंडिया भारत के किस शहर में स्थित है? देख पा रहे हो, कलकत्ता है, बम्बई है, मद्रास है, दिल्ली है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है कहाँ पे स्थित है? पता होगा आप सभी को, ये है बम्बई में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बट अगर पूछा कि इंडिया गेट कहाँ है तो वो हो जाएगा दिल्ली में। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग जगह पे स्थित है। इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया पूछे तो बम्बई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करा, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये आसान सा क्वेश्चन पता होगा आप सभी को, कहाँ किया था? तो चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। 46 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का अगर देख पाओगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी कब भारत वापस आए थे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख पाएँ 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है ABCD के रूप में। जो क्या है? 1919 है, 1914 है, 1915, 1980। तो यहाँ पे ये भी आसान सा क्वेश्चन पता होगा आपको। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915। कब आए थे? तो 1915 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है देख पा रहे होंगे कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 1919, 1921, 1922, 1927। मेरे ख्याल से ये भी आसान सा क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा। 1919 को पता है, जो कि 13 अप्रैल था उसका सटीक डेट, 13 अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 49 करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसकी पहली जो महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने और भी दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 के अगर देख पाओगे, किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? कौन से गवर्नर जनरल जो सहमत हुए इस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में? रिपन है, कर्जन है, उसके बाद डफरिन है और इरविन है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ का सी हो जाएगा, यानी डफरिन। क्या? डफरिन। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? रॉक एक्ट, इल्बर्ट पिल, उसके बाद वुड स्पेंच और है बंगाल विभाजन। तो ये भी आसान से क्वेश्चन होना चाहिए मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए। रॉक एक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 51 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। और 52 क्या करा देख पा होंगे, क्या करा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 1934, 1939, 1942। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 1932 को कब हुआ था? 1932। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या करा देख पा होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920, 1930, 1935, 1942। तो ये भी मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन है, बट ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1942 को कब हुआ था? 1942 को, जो कि महात्मा गांधी द्वारा चला गया लास्ट अंतिम आंदोलन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940, अगस्त 1940 है, मई 1940 है, उसके जनवरी 1942 है, फिर मार्च 1942 है। तो 4 ऑप्शन में से 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी मार्च 1942। चलिए क्वेश्चन 55 का है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, यानी सी राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालाचारी।
अंतिम पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान रखना। अगर यहीं पे पूछता प्रथम, तो प्रथम हिसाब से लॉर्ड माउंटबेटन हुआ था, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज। मैं एक कमेंट्री पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, जहाँ पे मैंने लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नहीं दिया था, बट वहाँ पे सी राजगोपालाचारी आपको दिए थे। तो काफ़ी लोग, लगभग 90% लोगों का सी राजगोपालाचारी आ रहे थे, और काफ़ी लोग ये भी कमेंट कर दे कि सी राजगोपालाचारी 100% सही होगा। तो आप लोगों को समझ में नहीं आया इसके बारे में, क्योंकि यहाँ अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, जैसे कि बताया था आप लोग को, अगर आपको पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी होगा, क्योंकि भारत में जो है एक ही बार गवर्नर जनरल भारतीय आदमी एक ही आदमी बने थे, जो कि सी राजगोपालाचारी थे। इसके बाद कोई भी भारतीय दोबारा गवर्नर जनरल नहीं बने थे। भारत जो आज़ाद हुआ था 1947 को हुआ था, और 1947 को जो पहले थे अंग्रेज़ के बना हुआ वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो उस हिसाब से ये प्रथम रह गए, और उसके बाद जो बने थे तो सी राजगोपालाचारी बने। तो इस हिसाब से भारत का जो बना, मतलब ऐसे आज़ाद के बाद दूसरा सी राजगोपालाचारी बना, बट भारत का बन गया पहला, क्योंकि पहले तो अंग्रेज था, उसके बाद बन गया सी राजगोपालाचारी। तो इस हिसाब से भारत का प्रथम सी राजगोपालाचारी बना। लेकिन अगर यहीं पे पूछते कि आपको प्रथम कौन बना, तो यहाँ पे तो सी राजगोपाल इस हिसाब से दूसरा बन जाए, क्योंकि आज़ाद 1947 को था, 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन था, तो प्रथम तो लॉर्ड माउंटबेटन ही रहा। तो इस हिसाब से आपको प्रथम सिर्फ पूछे तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन देना है। अगर पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या कहते हैं भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब आप उस हिसाब से आपको सी राजगोपालाचारी देना है। तो यह मुझे उम्मीद है कि इस कन्फ्यूजन को आप लोगों से दूर हुआ होगा। और आपको सिर्फ पूछता है भारतीय, जैसे पूछा यहाँ पे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे सी राजगोपालाचारी लगा सकते हैं। अगर यहीं पे आपको पूछता है अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश कौन था, वो लॉर्ड माउंटबेटन था, क्योंकि इसके बाद ही सी राजगोपालाचारी आया था, उसके बाद कोई ब्रिटिश नहीं आया। तो इस हिसाब से प्रथम पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम पूछे तो सी राजगोपालाचारी, प्रथम भारतीय पूछे तो सी राजगोपालाचारी, और अंतिम ब्रिटिश पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे उम्मीद है कि यह कन्फ्यूजन आप लोगों से दूर होगा, जैसे मैंने आपको पोस्ट में कमेंट पोस्ट में दिया था इसका आंसर, बट काफ़ी लोग आंसर 90% लोग इसका गलत आंसर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 56 करा है, हिंदू महासभा की स्थापना की गई कब की गई थी? 1915, 1918, 1925, 1930। तो 56 का राइट ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1915 को। कब की गई थी? 1915। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत को स्वतंत्र घोषित किया गया, यानी कब घोषित किया गया था? आसान से क्वेश्चन होगा सभी के लिए, और ये आसान क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं कन्फ्यूज करने के लिए लोगों को। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1952, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र घोषित कब किया था? 15 अगस्त 1947 को ही कर दिया था, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 57 का क्या होगा? बी हो जाएगा। बट इसको सॉरी स्वतंत्र नहीं पूछता है यहाँ पे, गलत, सॉरी हो गया, मेरा गलत हो गया यहाँ पे। इस तरह का आप लोग गलती नहीं करना है। यहाँ पे गणतंत्र पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे गणतंत्र पूछा है। तो गणतंत्र घोषित कब किया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था गणतंत्र। अगर पूछा कि स्वतंत्र घोषित कब किया था, तो 15 अगस्त 1947। तो भारत को गणतंत्र का घोषित किया था 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से थोड़ा पढ़ना, जैसे कि अभी यहाँ पे गलती हो चुका मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 58 का है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी राजेंद्र प्रसाद। यहीं पे अगर आपको पूछिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और लगा देंगे तो उस हिसाब से आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा देख पा रहे कि भारतीय संविधान के संपूर्णता निहित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में यहाँ में होना चाहिए, संविधान में संपूर्णता निहित है किसमें? राष्ट्रपति में, उसके प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। तो चलिए, भारतीय संविधान की संपूर्णता निहित जो किसमें है वो है संविधान में। किसमें? संविधान में। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 59 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करा है, भारतीय संविधान जो कितने दिनों में तैयार हुआ था? भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ था? 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। 2 वर्ष 10 महीने 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 10 दिन, और 2 वर्ष 9 महीने 8 दिन। तो मुझे ख्याल से ये आसान सा क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं देखूँ कौन इसका आंसर दे पाए। अगर आप पूरी वीडियो को अंत तक दिखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। और आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो रहा है तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये भी काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैंने बनाया हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा मदद कर दे, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए यहीं तक हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।